मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल प्रदेश में किया चुनावी प्रचार। 2 विधानसभाओं में जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। जनता ने किया सीएम धामी का जोरदार स्वागत। कई विधानसभाओं में सुना गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को। ऋषिकेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सुना कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, मठ मंदिरों की परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। बीजेपी के नेता कानून को रखते हैं ताक पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई आहूत। विधानसभा स्पीकर लेंगी बैठक। विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इस पर दिया जाएगा जोर। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस चला रही है सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान हिरासत में शराब तस्कर, शराब के कई पाउच किए गए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने 2 विधानसभाओं में जनसभा करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट मांगे। हिमाचल की चौपाल विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर हिमाचल में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास के जो कार्य लगातार प्रदेश में चल रहे हैं वे कार्य आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तर्ज पर उत्तराखंड में केंद्र द्वारा मदद की जा रही है, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी केंद्र द्वारा लगातार आगे भी मदद की जाएगी। इसलिए जनता सोच समझकर अपना वोट दे। उत्तराखंड विधानसभा के अगले सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 3 बजे विधानसभा भवन में होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण का कहना है कि आगामी विधानसभा सत्र देहरादून या गैरसैंण कहीं भी हो, विधानसभा सचिवालय पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में यदि सत्र होता है तो उसके लिए भी भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सत्र से संबंधित सभी व्यवस्थाएं एवं आवश्यक तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने 9 नवंबर के बाद ही सत्र होने की उम्मीद जताई है। विधानसभा का सचिवालय जो है वो सत्र करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम सुदृढ़ हैं, सही हैं, प्लेस में हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो इसलिए गैरसैंण हो चाहे देहरादून हो, हमारा तैयारी पूरी है। और एक सर्वदलीय बैठक ज़रूर मैंने बुलाई है, जहां पर हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे और तारीखों का एक बातचीत भी होगी कि कब हम इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि 9 तारीख के बाद, जब हमारा स्थापना दिवस है, उसके बाद ही हम सत्र को रखने का मन बना रहे हैं। ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के बूथ 11 और 12 पर कार्यकर्ताओं ने सुना। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सूर्य उपासना के साथ साथ सौर ऊर्जा की बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्य देव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आज वो 94वां मन की बात का कार्यक्रम सबने देखा और जिस प्रकार से उन्होंने आज चूंकि छठ पूजा है उसकी महत्ता के बारे में और उसके लिए जो बात कही है
मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को बड़ी बारीकी से जनता के बीच में रखते भी हैं और चाहे मन की बात में उनको छठ पूजा की बात रही हो, सौर ऊर्जा की बात रही हो, छात्रों की बात रही हो या सैटेलाइट जो 36 लॉन्च हुए हैं उसके बारे में उनकी बात रही हो, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र जरूर करते हैं क्योंकि उत्तराखंड से उनका बहुत ज़्यादा लगाव भी है। हमारे ऋषिकेश के बूथ नंबर 12 में मन की बात कार्यक्रम में आपने यहाँ आने का जो निर्णय लिया, मैं आपके प्रति भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया। इस दौरान उत्तराखंड भाजपा के पदाधिकारियों और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात बूथों पर सुनी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मन की बात को नेहरू कॉलोनी पार्क में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में सुना गया और प्रदेश के लोगों को कार्यकर्ता भाजपा के साथ जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। एपिसोड है मन की बात का और हमने इसको अभी सामूहिक रूप से कार्यक्रम बनाया क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी बूथ इकाई बनी। हमारे 20-20 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर है। अगले चरण में हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रभाव जो अभी तक मन की बात सुनने पहुंचते नहीं है, उनके अंदर मन की बात सुनने का भाव जागृत हो, हमारे कार्यकर्ता उन घरों में जाएंगे और उनके परिवार के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे, उस परिवार को भी सुनाएंगे जब अगले चरण के अपने कार्यक्रम तय करेंगे। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में आयोजित कृषि औद्योगिक एवं विकास मेले के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, गलत कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार के विधायक मंत्री से लेकर जिम्मेदार अपनी मनमर्जी करने में लगे हैं। माहरा ने कहा कि प्रदेश में एक भी विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। सामने और जिसमें जिस तरीके से जमानतें मिल रही है, इससे लगता है कि केस को बहुत मजबूती से सरकार ने प्रस्तुत किया, प्रशासन ने प्रस्तुत नहीं किया। विधानसभा में हमने देखा कि जिस तरीके से योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नैतिकता का पतन हुआ है। बड़े नेताओं ने अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, योग्य लोगों की जगहों पर बैकडोर से एंट्री कराई है। राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए इन पिछले 8-9 वर्षों में मुश्किल से 7 या 8 वर्ष हो रहे हैं, 9 सरकारें ये गिरा चुके। साफ देखने में आ रहा है कि दिखाने के लिए लोकतंत्र है, वोट के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में हर साल की तरह इस साल भी बिहारी महासभा द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। IND24 की टीम ने महिलाओं से बातचीत की और जाना क्या कुछ खास महत्व है इस छठ महापर्व का। पर्व देखिए एक लोक आस्था का पर्व है, बहुत पौराणिक पर्व है। ये छठ पर्व का विशेष जो आज अर्घ दिया जा रहा है डूबते सूर्य, ये एक अपने आप में अनोखा त्योहार है। पूरे विश्व में डूबते सूर्य का कोई अर्घ नहीं दे पाता। सिर्फ एक बिहार, पूर्वांचल, यूपी के, झारखंड के लोग इस पर्व को बचाए हुए आज पूरे देश विदेश में उनके माध्यम से हर जगह अब लोकल लोग भी यहाँ पे, जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग अपने मन्नत को लेकर के छठ पर्व के ये डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और छठ पर्व की व्यवस्था में हमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो छठ पर्व है आज डूबते सूर्य के अर्घ्य दे से शुरू होकर के कल उगते सूर्य को अर्घ्य दे करके समाप्त करते हैं। सूर्योपासना का ये जो पर्व है, इस पर्व को लेकर आज राजधानी देहरादून में भी काफी
इस वक्त लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिहारी महासभा के कई ऐसे लोग हैं जो आज टपकेश्वर घाट में मौजूद हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। इस पर्व का बहुत खासा महत्व है। डूबते सूरज को आज अर्घ यहाँ पर दिया जाना है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी तेज यहाँ पर हो चली है। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम, कितना महत्व है इस पर्व? ये बिहार का महापर्व है और बड़ी श्रद्धा के साथ इसे हम मनाते हैं और इसकी जो शुरुआत होती है वो नहाय खाए से शुरुआत होती है इस व्रत की, और बहुत नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को हम लोग पूरा करते हैं। मैडम, आप बताइए कि कितना पर्व है और कितना उत्साह है इस पर्व को लेकर? बहुत ज़्यादा। सारे जितने भी नॉर्थ, जितने भी इधर यूपी के और बिहार के जितने लोग भी हैं, सभी को इसका बहुत महत्व है और इससे आस्था डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। इवन मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में इंटरनेशनल फेस्टिवल होके रहेगा ये, और सारे लोग, और जितने ज़्यादा यूपी बिहार के इससे जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि लोकल के लोग और अदर स्टेट के लोग भी इसकी आस्था की वजह से इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। मैडम, आज आप पारंपरिक आप बैठी हुई हैं और इस पर्व को थोड़ा आप बताइए कि किस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है, कितना खास है महिलाओं? बिहार का महापर्व है पहली बात, और हम बिहारियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसे महापर्व मनाते हैं। और अब ये बिहार का ही नहीं, ये कहा जाए तो पूरे विश्व का ही त्योहार माना जाता है। जो भी हिंदू हैं, जहाँ भी हैं, वो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा जरूर करते हैं। तो जो भी सूर्य की आराधना करता है वो छठ पर्व मनाना चाहता है, और जो जानता है इस पर्व को वो मनाता है। इस पर्व के मौके पर क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि जिस तरह से जीवन में कभी अंधेरा आए तो कभी नहीं घबराना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में कभी अंधेरा आता है, तकलीफ आती है, तो हम डूबते हुए सूर्य को पूजा करके ये साबित करते हैं, ये बताते हैं कि हमारे जीवन में जो तकलीफ आई है उन्हें भी सुबह उठ के हमें पूजा जो अर्घ करते हैं उगते सूर्य को, तो उसे पूजा ये करते हैं कि हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है वो भी कभी ना कभी जाएगी और हमारे जीवन में सुख सौगात और समृद्धि आएगी। चलिए, तो यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ ही जो बैठी हैं, इस वक्त पारंपरिक कपड़े इन्होंने पहने हुए, और जो महत्व इस पर्व का है, वो त्योहार का, वो यही है कि डूबते सूरज को और उगते सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है। और यही कामना की जा रही है कि ये जो पर्व है ये सिर्फ बिहार तक सीमित न रहे, बल्कि देश और दुनिया में ये पर्व फैले, क्योंकि सूर्य भगवान से रिलेटेड ये पर्व है। और इस दौरान महिलाएं एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रही हैं। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में छठ पूजा का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समिति को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि छठ पर्व भारत के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। साथ ही कहा कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिए जाने को लेकर जल्द मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद भोजपुरी फिल्म और साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा। कि जो छठ पूजा है ये हमारे भोजपुरी भाषी लोगों का एक सबसे बड़ा पर्व है, बल्कि महापर्व है, और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के 10 देशों में मनाया जाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे उत्तराखंड में मेरे प्रयास से ही उस समय की सरकार ने छठ पूजा पर निर्बंधित अवकाश घोषित किया था, जिसको बाद में ऐच्छिक अवकाश के रूप में त्रिवेंद्र जी ने किया और पुष्कर धामी जी ने मेरे अनुरोध पर इसको सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए, और हम लोग पूरे देश में इस बात के लिए आंदोलनरत हैं कि भोजपुरी भाषा, जिसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं और 3.5 करोड़ केवल हिंदुस्तान में बोलते हैं, तो जब इस भाषा को विदेशों में, मॉरिशस में, नेपाल में, गुयाना में, फिजी में, तमिलनाडु में संवैधानिक मान्यता मिल गई है, तो हिंदुस्तान में अब तक क्यों नहीं मिल पाई? और इसके लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा है पिछले 50 वर्षों से। तो मुझे खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने पहल की है, पीएमओ ने, कि हम इसको संवैधानिक मान्यता देने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की कवायद को लेकर शिक्षा विभाग ने भी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में 6088 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में 6434 विद्यार्थी शामिल होंगे।
जिले में 26 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और कोई भी अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी इसमें बनाया गया है। जो हमारी होगी कक्षा 10 और 12 की होगी, जिसमें हमारे पास कक्षा 10 के करीबन के 6088 बच्चे भाग ले रहे हैं और इंटरमीडिएट के 6434 बच्चे हैं और कुल जो सेंटर हमने बनाए हैं वो 108 सेंटर बनाए हैं और जिसमें से 6 सेंटर एकल हैं। एकल का मतलब है कि वहाँ पर केवल हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा दे रहे हों। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। अब तक 20,827 देशी विदेशी पर्यटक इस घाटी का दीदार कर चुके हैं। इस वर्ष घाटी में सबसे अधिक आने का रिकॉर्ड बना, जिसमें 280 विदेशी पर्यटक हैं। वन विभाग को अब तक 31 लाख से अधिक की आय हो चुकी है। 2019 में 17,000 से अधिक पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बना था, वहीं आय 27 लाख से अधिक हुई थी। उधम सिंह नगर के किच्छा में नगरपालिका वार्ड सभासद सतीश गुप्ता के पुत्र पर 1.5 माह पहले जानलेवा हमला हुआ था, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों के साथ रहवासियों ने किच्छा कोतवाली में धरना दिया और प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सतीश गुप्ता ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। नंबर 16 से उनके पुत्र पर एक जानलेवा हमला हुआ था और उसके काफ़ी घातक हथियारों से उसके चोट लगी है। कई जगह उसकी चोट लगी हुई है, पर लेकिन आज तक पुलिस ने 9 सितंबर से लेकर आज तक 2 महीने होने आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की है। थाने में रोज़ आ रहे हैं, रोज़ धरना दिया जा रहा है, रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लेकिन प्रदर्शन के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। आज मालूम पड़ा है कि एक इन्होंने कोई बंटी नाम का गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तो आज हम लोग शायद यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे किसी भी हालत में। जो भी इस केस में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 महीने हो चुके हैं और जो भी FIR में जिसका नाम है सबकी गिरफ्तारी हो, तभी धरने से उठेंगे हम यहाँ से। 2 महीने हो गए, दबाव में है पुलिस प्रशासन। कालाडूंगी में पुलिस नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने 405 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी बोर पुल से की गई। वहीं नशा मुक्ति को लेकर दिए गए सीएम धामी के निर्देशों के बाद चंपावत में प्रशासन सख्त है। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14 ग्राम स्मैक बरामद हुई। दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। भगवानपुर में नकली दवाइयों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून STF और ड्रग्स विभाग की टीम ने डाडा जलालपुर गांव से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं और उनके रैपर बरामद किए गए। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। शिकायत मिली थी कि वहाँ पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है और STF और ड्रग विभाग की टीम द्वारा वहाँ पे FDA विजिलेंस के द्वारा वहाँ पे छापा मारा गया और मौके पे वहाँ पर जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी, फूड के जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी मल्टीविटामिन, उसके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयों का भी निर्माण किया जा रहा था और मौके पे हमारे द्वारा वहाँ पर से
7 पेटियां दवाइयों की और उसके अतिरिक्त कुछ मशीनें और एल्युमिनियम फॉइल्स, पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया है। सारे माल को सील करते हुए और पुलिस को सौंप दिया गया। मौके पर 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। लोहाघाट के गल्ला गांव के ग्रामीण सड़क की बदहाली को लेकर परेशान हैं। बता दें कि भारी बारिश के कारण 150 मीटर रोड पूरी तरह से फट गई है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर रूट डाइवर्ट करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सड़क का सुधारीकरण नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। करीब 100-150 मीटर रोड पूरी फट गई है, जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियां ले जा रहे हैं। कम से कम 1.5 मीटर रोड बैठे हैं। प्रशासन आकर के देख गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ग्रामीणों को आक्रोश है, अगर वो कहते हैं रोड ठीक नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। या तो ये दिवालकांडा से पीछे एक बैंड पड़ता है, उस बैंड से काट करके रोड नीचे स्कूल के बैंड में मिला दें। चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। लोहाघाट पुलिस ने 2 अलग अलग होटलों में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने होटल देव से 60 पाव और दादी रेस्टोरेंट से 78 पाव अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। होटल देव से हमें एक ब्रजेश सिंह के कब्जे से हमें 60 पौवे पिकनिक देसी मसालेदार शराब बरामद हुई, जिस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और खेतीगंज चौराहे पर ही एक दादी रेस्टोरेंट है, वहां से 78 पौवे देसी शराब बरामद हुई है और वो मौके से भाग गया था। अभी उसको पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे गिरफ्तारी होगी। गदरपुर में भाखड़ा पुलिया के पास 3 गौवंशों की हत्या और उनके शव नदी में फेंके जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत भाजपा नेता ने भी गौवंश हत्या का विरोध करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। उसके साथ पुराना मंदिर, ऐतिहासिक हमारा मंदिर, हम उसको पूजा करते हैं। इस पानी को यहाँ पूजन किया जाता है और यहाँ पर शरारती तत्वों द्वारा 3 गोवंश की हत्या की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं इसका कठोर विरोध करता हूँ और हमारे यहाँ एसओ साहब पहुंचे हुए, मैंने सख्त उनसे कहा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो और जिन्होंने ये कुकर्म किया, जिन्होंने ये गलत काम किया, उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिली, हम सब यहाँ इकट्ठे होकर और यहाँ चक्का जाम कर देंगे। यह जो शिव मंदिर है हमारे, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है हमारी। यह बहुत वर्षों से हम पूजा करते आ रहे हैं और ये पानी जो आए, पानी से हम मंदिर का पूजा अर्चना करते। लेकिन ये किसी शरारती तत्वों ने गौ माता का हत्या करके ये फेंक दिया गया और हमारे ये पानी जो अशुद्ध किया गया, जो छठ पूजा का दिन है, इसमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मातोस मोड़ के पास जो भाखड़ा पुल है, उसी के नीचे कुछ गौवंश के अवशेष मिले थे। इसको कुछ ने देखने के बाद उन्होंने सूचना दी। तत्काल मौके पे सुभाष प्रसाद के नेतृत्व में हमारी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची थी। जो भी अवशेष थे उसको मौके से हटा दिया गया है। लोगों ने शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सबसे अपील हमने करी कि शांति व्यवस्था बना कर रखें। तारीख आ गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। गौवंश और थानाध्यक्ष इसके गदरपुर के नेतृत्व में हमारी पुलिस टीम में बनी हुई है और जल्द से जल्द हम जो भी इस तरीके के शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके के काम को किया है, उनको हम पकड़ने में कामयाबी प्राप्त करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।